इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। आप सभी ने देखा होगा कि रोड में कितने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, बाइक्स है, कार्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ गई है और इसके साथ काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स भी जुड़े हुए हैं। ऐसा एक ब्रांड है राफ्ट मोटर्स, जो आज हमारे साथ आए हुए हैं मिस्टर राकेश साल्वे, मिस्टर परिवेश शुक्ला और मिस्टर मनीष कुमार। सो वेलकम फॉर दिस इंटरव्यू। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग सोचते हैं बिज़नेस चालू करने के बारे में, उनके आइडियाज़ होती है, कुछ लोग करते भी है बट चलता नहीं है। तो मुझे जानना है कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया और ये पूरी शुरुआत जो है वो कैसी हुई राफ्ट मोटर्स की? ये आइडिया आया, हम लोग मार्केट में घूम रहे थे और मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाई दी और हमें एक प्रोग्राम करना था जहाँ पे हमने सोचा कि कोई सा तो गिफ्ट नहीं रखना पड़ेगा, कुछ तो गिफ्ट रखना चाहिए लोगों के लिए। तो वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है उस प्रोग्राम पे रखा और लोगों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। सबसे अच्छी बात थी, जिसको भी देखो वो जानता ही नहीं था इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी 2017 में करी और तब अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी लोगों के सामने। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ, मैं मेट्रो सिटीज़ की, मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई में हमने ये प्रोग्राम किया और मुंबई में ही लोगों को इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोगों ने काफ़ी अर्ली बोल सकते हैं इस बिज़नेस में आए, एंटर किया और लोगों का इंटरेस्ट देखा, क्यूरियोसिटी देखी, तो हमें लगा कि यस, हमें इस इंडस्ट्री में बढ़ना चाहिए और हमारे लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। लोगों की पॉकेट में जो ज़्यादा बर्डन होता है वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन में भी राहत मिलती है। सो ये सब सोच करके हमने किया। जैसा बताया इन्होंने कि आज से लगभग 4-5 साल पहले अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं था और इनफैक्ट हमने भी ये बिज़नेस कोई इंटेंशन से स्टार्ट नहीं किया था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करेंगे। एक शुरुआत हुई एक डिस्कशन पे कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, ऐसी चीज़ों पे काम करें जो वाकई में आगे फ्यूचर में काम करेगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उस समय की टॉक ऑफ द टाउन थी और आज तो इस लेवल पे आ चुकी है कि एवरी ऑटोमोबाइल कंपनी और मेकर is making their own electric vehicles. तो I can say we are the early birds in this industry और early birds होने की वजह से एक expert, एक domain skill हमारे desk तक आ चुका है. So that has been a very good journey for us as of now. ओके, सो अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम शुरुआत तो कर लेते हैं बट जब हम सोचते हैं कि हम कुछ शुरू करें, हम कुछ चालू करें, तो पहला सवाल ये आता है मन में कि ये और कौन कौन कर रहा है, हमारी कंपटीशन क्या है इसमें, मतलब कितने और ब्रांड्स जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो काफ़ी लोग तो सोचते हैं यार इतना कंपटीशन है यार तो क्यों जाना है, मतलब पहले से लोग ये चीज़ कर रहे हैं, पहले से लोग बेच रहे गाड़ी, तो हम क्यों बनाएं और हम सस्टेन कैसे कर पाएंगे। तो आपके मन में एक ख्याल आया था कंपटीशन के बारे में, आपने सोचा था कि कैसे हम लोग टैकल करें कंपटीशन को? मेरा सोचना है कि जिस जगह पे कंपटीशन होता है ग्रोथ के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपटीशन वहीं पे होता है जहाँ पे प्रॉफिट होता है, जहाँ पे स्केल करने के ऑप्शंस अपने पास ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कंपटीशन में रहना ही चाहिए और हमेशा ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे कंपटीशन हो। तो आपको वो नेगेटिविटी कभी आई नहीं कि यार बहुत लोग कर रहे हैं यार मैं क्या करूँगा? देखिए, हम लोग जो है ना, एक फाउंडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर है। डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आपको डरना है ही नहीं। जिस दिन आप डर गए तो फिर आप कंपनी को कैसे आगे बढ़ा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं जो कि आपने कभी नहीं फेस करे होंगे। बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन यही चैलेंजेस को फेस करते करते आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडर बनते हो, एक अच्छी कंपनी बना पाते हो, बड़ी कंपनी बना पाते हो। कंपटीशन बिल्कुल था और हालांकि आज से 5 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी मार्केट में वो काफ़ी टॉय टाइप की व्हीकल्स हुआ करती थी, खिलौने जैसी दिखती थी। देयर वाज नो सीरियस प्रोडक्ट इन दिस इंडस्ट्री। इस वजह से लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सीरियसली लिया नहीं। बट आज मार्केट में कंपटीशन इतना बिल्ट हो चुका है और हर कोई लुक वाइज, फीचर वाइज अपनी अपनी प्रोडक्ट में एड ऑन्स करते जा रहे हैं। सो ये हमेशा चलता रहेगा। दिस कंपटीशन इज़ नेवर गोइंग टू एंड और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। और कंपटीशन से डर के अगर कोई रुकता है तो आई डोंट थिंक ही शुड बी इन दैट फील्ड वर्किंग एनी टाइम। तो जब आपने कंपनी शुरू की थी तब जाहिर सी बात है कि छोटा सा कंपनी होगा जब हमने स्टार्ट किया, और अभी मेरे को लगता है कि आपके 500-600 डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है, मल्टीपल फैक्ट्रीज है इंडिया में। तो ये जो ग्रोथ हुआ है इसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो? जो स्केल आपने किया है जो एक्चुअली काफ़ी अच्छी बात है, बट आप
इतने बड़े स्केल को मैनेज कैसे करते हो? आपका सवाल है कि हमने ये जो स्केल किया इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जब शुरुआत तो एक व्हीकल से हुई। हमने पहली गाड़ी सेल करी, फिर 10 करी, फिर 50-100, इस तरीके से हम पहुंचते गए। तो जैसे जैसे टाइमिंग हम आगे बढ़ते गए तो हम उसे कैसे मैनेज कर पाए। तो देखिए क्या होता है कि जब आप एक आदमी को मैनेज करना सीख जाते हो तो एक आदमी को मैनेज करने के बाद अगर आपको 1000 आदमियों को मैनेज करने के लिए दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक से अगर आप 5 बढ़ा दिया जाए, 5 से 10 कर दिया जाए तो आपको ऑटोमेटिक वो क्वालिटी आपके अंदर आती जाती है। तो हमारे साथ भी वही हुआ। हमने शुरुआत 0 से करी और धीरे धीरे बढ़ते गए। तो मिस्टेक भी हुई, बहुत सारी मिस्टेक हुई, लेकिन उस मिस्टेक से ही हम सीखते और बढ़ते गए। और इसके साथ साथ हमारे कोचेस भी हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमारे मेंटर्स हैं जो कि हमें समझाते हैं टाइम टू टाइम किस तरीके से आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट में लेकर के आना है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है। इसके लिए हमारे कोच हैं मिस्टर सुमित अग्रवाल जी हैं, काफ़ी फेमस है, जो कि लंदन में रहते हैं और हमें वहाँ से बैठ करके हमें यहाँ पे गाइड करते हैं। जब ज़रूरत होती है तो आते भी हैं, ऑफिस में हमारे आते हैं, हमसे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हर बिजनेस में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ये मत समझो कि मुझे सब कुछ आता है। एक मेंटर रख लोगे तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा। जिस तरीके से हम बचपन में जब स्कूल पे जाते हैं तो हमारा एक टीचर होता है, लेकिन वो जो टीचर होता है वो फर्स्ट क्लास का टीचर अलग होता है। जब आप 10th पे जाते हो तो 10th का टीचर वो फर्स्ट वाला नहीं रहता है। तो मेंटर भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो कोई एक ऐसा मेंटर पकड़ो जो कि 1-2 साल 3 साल का उसका कंपनी में एक्सपीरियंस, कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस रहा हो। अब जब आपके 3 साल के एक्सपीरियंस हो गए तो आप ऐसा मेंटर पकड़ो जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर आज 1 लाख रुपए का तो ऐसा मेंटर पकड़ो कि जिसने 1 करोड़ का टर्नओवर किया हो। और अगर आप 1 करोड़ पे पहुंच गए तो ऐसा मेंटर पकड़ो जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया हो। तो टाइम टू टाइम अपने मेंटर भी चेंज करते रहो, क्योंकि वही हमें आगे लेकर के जाते हैं। खुद से आप कितनी भी ट्राई करो, ये बहुत बड़ी किताब है जिसे आप एक दिन में पढ़ नहीं सकते हो। इसके लिए टाइम वो बिताना ही पड़ेगा। और जिसने उस किताबों को पढ़ रखी उसे अपना मेंटर बना लो, वो आपको गाइड करता रहेगा और आपको आपके पाथ पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने सक्सेस पे जो है तो फास्ट लेकर के जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि किताब पढ़ने बहुत वक्त लगेगा, तो जिसने पढ़ा है उससे आप मेंटरशिप ले लो। सही बात है। यस, क्योंकि किताबों में जो है तो पेज तो उसके 1000 होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उतरने वाली जो चीज़ होती है वो 1-2 लाइन ही होती है। तो वो जो उतारने वाली लाइन होती है वो हमारे मेंटर हमें सिखा देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है और हम सही दिशा पे, सही जगह पे काम करते हैं। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसके पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि मैंने इनके साथ इनकी गाड़ी के साथ मैंने एक रोड ट्रिप की थी, राफ्ट वॉरियर। तो मैं इनसे गाड़ी लेके मैंने यहाँ से मुंबई से गोवा गया था और गोवा से वापस भी आया था। और तब मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वाकई में फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा रोड ट्रिप हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बट देन फिर मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने दूसरी गाड़ी लेके आई, राफ्ट इंडस, जिसकी एक वेरिएंट है जो 480 किलोमीटर्स की रेंज देती है। तो मेरे लिए एज अ रोड ट्रिपर ये तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि हम ऐसा गाड़ी क्यों लेके आए? मतलब 480 आज मेरे को लगता है काफ़ी लोग 100-150 के रेंज में रुक जाते, कुछ 170-180 तक जाते हैं, बट 480 तो इसके आसपास भी नहीं है। तो इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा लीप आपने लिया कैसे? मतलब आपने क्या सोच के राफ्ट इंडस बनाया? सबसे पहली बात, आपने जो ये काम किया ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर के गोवा जाना, गोवा से रिटर्न ट्रिप आना, ये सबके बस का नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। तो ये जो आपने हिम्मत दिखाई उसके लिए हम लोग आपको थैंक यू बोलते हैं। अरे है ना, काफ़ी अच्छा आपने वो ट्रिप किया, मेरे को तो मज़ा आया। और रही बात, आपने पूछा इंडस हमने 480 किलोमीटर, मतलब इतनी मैक्सिमम रेंज क्यों दी? देखिए, कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आप सिमिलर चीज़ें सेल करते हो। अगर आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कंपटीटर के लिए चांद में जा कर के तारे तोड़ने जैसा होना चाहिए। तो हम लोग जो है, हमारा सोचना है कि हमें जो भी काम करना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि बेस्ट इन इंडिया। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बेस्ट इन वर्ल्ड कैसे कर पाएँ। तो वो हमारा फोकस रहता है। जिस तरीके से आप देखते हो कि दुबई, जो भी दुबई में चीज़ें बनती हैं वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट होती हैं।
तो हम लोग भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल राफ्ट मोटर्स को जो है ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो, और उसके कंपेयर में जो है तो कोई भी आजू बाजू ना हो। उनके लिए जो है राफ्ट मोटर्स चांद की तरह हो, जिसे ज़मीन से खड़े होकर के देखा जा सके। वेरी वेरी गुड आंसर एक्चुअली। राकेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? डेफिनेटली ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे लिए भी था जितना आपके लिए हुआ होगा, बिकॉज रेंज एंग्जाइटी जो है, जो कस्टमर के माइंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके रेंज एंग्जाइटी है, चार्ज एंग्जाइटी है कि कहाँ पे मैं चार्ज करूँगा, कहाँ रुकूँगा, कब ख़त्म होगी, तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपके उस वीडियो में हमें भी सीखने मिला और बहुत सारे कस्टमर्स को भी सीखने मिला। हम आपके बहुत थैंकफुल हैं कि आपकी वजह से काफ़ी क्वेरीज हम तक पहुंची और हमने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। मेरे को तो बस ट्राई करना था, मेरे को देखना था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ये कर पाती कि नहीं, तो मैंने किया, आपने मेरे को मौका दिया, मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगेन थैंक यू फॉर दैट। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि जैसे इंडस है, क्या आपके पास और नए प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो हटके हो, या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स आपके लाइन में आ रही हो, तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं आप? यस, हमारे पास झंस्कार मॉडल जो है हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसका आरटीओ अप्रूवल का काम सब कुछ कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट मंथ से ही, अप्रैल से ये मॉडल मार्केट में आ जाएगा और इसकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। सो ये भी काफ़ी यूनिक मॉडल है और ये झंस्कार एक ऐसा यूनिक मॉडल होने वाला है जो कि अब तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। ये एक तो ये ड्यूअल बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया में ड्यूअल बैटरी की गाड़ियाँ नहीं हैं। ड्यूअल बैटरी की गाड़ियाँ बनती हैं, लेकिन विद ड्यूअल कंट्रोलर इसमें हम लोग दे रहे हैं। अगर कभी भी कोई रोड ट्रिप पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, और कंट्रोलर क्या होता है, ब्रेन होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोस्टली 4 चीज़ें होती हैं, बैटरी, चार्जर, मोटर, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर हमने ड्यूअल कर दिया कि कभी अगर कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट वो स्विच करेगा और दूसरे कंट्रोलर पे अपनी गाड़ी को चलाता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर है, हमारी जो गाड़ी लेना चाहते हैं, उनको कहीं पे भी रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वो सब कुछ सोच करके हम नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं और कंटिन्यू ये जर्नी चलती रहेगी। नहीं, एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब कोई गाड़ी लेके निकल ही जाता है, जैसे मैं मुंबई गोवा गया था, तो उनके लिए तो काफ़ी तसल्ली वाली बात है कि यार मैं सेफ़ हूँ। जैसे इन्होंने कहा था, राकेश जी ने, कि रेंज एंग्जाइटी ये एक्चुअल में बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाते हो, क्योंकि हम पेट्रोल की गाड़ी में देख के मालूम पड़ता है यार इतना गाड़ी चल जाएगा, बट इलेक्ट्रिक में ऐसा सडनली आपको मालूम नहीं पड़ता। भले आपको 2 बार दिखाता हो, बट 2 बार कितना किलोमीटर देगा ये तो आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद ही मालूम पड़ता है। ये इनका सही अमाउंट है। सो हाँ, तो वैसे तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो गाड़ी। ओके, सो सिंस हमने न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर ही दी है, तो मैं भी यही पूछना चाहूँगा कि राफ्ट मोटर्स का फ्यूचर क्या है? मतलब आपके भी कुछ गोल्स होंगे, एम्स होंगे, तो वो क्या है? आप फ्यूचर में राफ्ट मोटर्स क्या होगा, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? फ्यूचर में राफ्ट मोटर्स का प्रोजेक्शन है कि हम 50,000 व्हीकल पर मंथ का हमारा प्रोडक्शन रहेगा, और इसके साथ ही हम अपना 4 व्हीलर भी लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। तो ये हमारे राफ्ट मोटर्स का है, हम 4 व्हीलर के साथ में आएंगे। जैसे 4 व्हीलर भी बनाएंगे हम 4 व्हीलर के साथ में राफ्ट मोटर्स लॉन्च कर रही है 2024 में। ओके, अगले साल। Yes. गुड गुड गुड। कुछ और आप ऐड करना चाहोगे? राफ्ट मोटर्स का फ्यूचर ये है कि हमें इंडिया में नंबर 1 बनना है, सबसे अच्छी कंपनी, सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। इसके लिए हम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट आप किसी से भी बोलोगे, सब कोई अपना प्रोडक्ट अच्छा ही बताएगा, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट को एक अफोर्डेबल प्राइस में कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है मार्केट में। क्योंकि आप जैसे जैसे गाड़ियों का रेट अगर बढ़ाते जाओगे, सपोज एक बाइक अगर आप 5 लाख रुपए की लेते हो, तो डेफिनेटली उसमें चीज़ें ज़्यादा एडेड हैं, तो वो अच्छी हो गई। लेकिन एक अफोर्डेबल 1 लाख रुपए या 75,000 रुपये में, 75,000 रुपीज़ में आप कैसे 1.5 लाख का मटेरियल कस्टमर को दे सकते हो विद वारंटी, नहीं गारंटी। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने कस्टमर को ओनली 75,000 रुपीज़ में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर विद 100 किलोमीटर रेंज विद लाइफ टाइम गारंटी के साथ देंगे, जो कि प्रीपेड बैटरी का कॉन्सेप्ट है हमारा।
सो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है तो फुल फ्लेज में बढ़ाना चाहेंगे। हम इंडिया के अंदर एक ऐसा माहौल लाएंगे कि कंपनी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उस पर जो बैटरी होगी वो हमारी ही जाएगी, हमारी ही बैटरी से वो गाड़ी चलेगी। सो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और होपफुली 2025 तक हमारा ये सपना पूरा होगा, हमारा ये विज़न पूरा होगा। गाड़ी कोई भी बिकेगी लेकिन बैटरी हमारी ही होगी। देखिए, राफ्ट मोटर्स हमारे लिए एक बिज़नेस से ज़्यादा हमारी पैशन है। और हम एवरी डे जब हमारा डे स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि कंपनी में ऐसा किस तरह से कौन सा एक्शन, कौन सा प्रोसेस, कौन से सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हो। हमारी सर्विस टीम को हम डेली डे इन डे आउट हम उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं, उनको चीज़ों पे समझाते हैं। एक बेसिक सा प्रॉब्लम था यहाँ पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल नई इंडस्ट्री होने की वजह से इसका जो स्किल सेट है, इसके जो लोग हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने खुद हमारी फैसिलिटीज़ पे इन लोगों को बुलाया, इन लोगों को मौका दिया कि आप हमारी चीज़ें सीख लें, हमारे प्रोडक्ट को सीख लें, समझ लें, ट्रबल शूट कैसे करना है वो समझ लें, असेंबल कैसे करना है वो समझ लें। पार्ट्स की जानकारी देने का उस पूरे प्रोग्राम में हमने मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह के कुछ नए नए एक्टिविटीज़ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये और कोई कंपनीज शायद ही इसमें सोचती हैं। सिर्फ गाड़ी बनाना और बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम उससे ज़्यादा की व्यू रखते हैं। सो हमने लॉन्च किया है प्रीपेड बैटरी, जो एक सब्सक्रिप्शन रेंटल बैटरी है। तो इसमें क्या है, आपको राफ्ट मोटर से अगर आप अपनी व्हीकल परचेज़ करते हैं तो सिर्फ आपको व्हीकल्स मिलेगा, बैटरी के लिए आपको पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बैटरी आपकी रेंटल रहेगी। इसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन प्लान है, 999 रुपीज़ दे के आप फॉर अ मंथ आप अपनी बैटरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने DTH वगैरह है, मोबाइल का रिचार्ज वगैरह सुने होंगे, सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। बैटरी आप रिचार्ज करिए और यूज़ करिए, जैसे ही आपका रेंटल पीरियड एंड हो जाएगा, आपकी बैटरी व्हीकल में आप लगाएंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। अगेन आपने रिचार्ज किया, आपकी रियल टाइम पे बैटरी पावर अप हो जाएगी, डिस्चार्ज देगी और आपकी व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब ऐसे आप फिजिकली उसको चार्ज करेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा, वो जब तक आप रिचार्ज नहीं करोगे। यस, जब तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे, जब तक वो आपकी रनिंग नहीं होगी। इसमें हमारा एक IoT डिवाइस लगा रहता है बैटरी के अंदर में, तो इसमें वो हमारा क्लाउड सर्वर से कनेक्टेड होता है एंड हम एक मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं एंड यूज़र को, जिससे वो डायरेक्टली रिचार्ज कर पाए। ये काफ़ी इनोवेटिव लग रहा है मेरे को। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमने पेटेंट के लिए फाइलिंग कर दी है, तो पेटेंट्स पे हमारे पास में आ जाएंगे। तो इसके मेजर बेनिफिट्स क्या है, ये जो प्रीपेड बैटरी है, इसके मेजर बेनिफिट्स एज ए कस्टमर क्या है? मेजर बेनिफिट ये है कि जो भी हमारे प्रीपेड कस्टमर्स रहते हैं, हम उनको वारंटी नहीं गारंटी देते हैं। और एक्चुअली आपने जैसा देखा कि प्रीपेड बैटरी मतलब कि वो बैटरी ले रहा है रेंट पे हमसे, लेकिन जो बैटरी लेता है, हम अगर हमारे ही राफ्ट की गाड़ी पे वो बैटरी लेता है तो बाकी के भी पार्ट्स गारंटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि मोटर हो गया, चार्जर हो गया और कंट्रोलर हो गया। ये तीनों पार्ट की भी गारंटी आ जाती है जब तक वो सब्सक्रिप्शन पे रिचार्ज करता है। आप देखेंगे आज बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में सेल हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आज से 3 साल बाद कि उनकी बैटरी हो जाएगी ख़राब, और जब बैटरी ख़राब हो जाएगी तो एक बैटरी की जो कीमत है वो है लगभग 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपीज़ अगेन न्यू बैटरी लेकर के कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर, सेम स्कूटर को वो वापस चालू नहीं करने वाला है। तो आपको बहुत सारे स्कूटर जो है ऐसे रोड में दिखने चालू हो जाएंगे पड़े हुए। हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, उसको बर्डन, ये कभी भी नई बैटरी खरीदने का बर्डन आएगा ही नहीं। उसे पता है कि मुझे महीने के 999 मतलब डेली का मुझे 30-32 रुपये का खर्चा है, उतने में मैं डेली रन कर सकता हूँ, कितने भी किलोमीटर चला सकता हूँ। और जब गारंटी पे है तो गारंटी का मतलब कि लाइफ टाइम वो रिचार्ज करता जाए, बैटरी ख़राब भी हो जाएगी, हम उसे दूसरी बैटरी दे देंगे, कभी उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी बैटरी की जो लाइफ है, जो स्कूटर की लाइफ है, वो पूरी कस्टमर यूटिलाइज़ करेगा, 10 साल 15 साल आराम से चलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक गाड़ी के पहिए घूमेंगे तब तक उसकी गाड़ी चलती रहेगी। देखो, बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये हमने ये जो सॉल्व किया है, ये एक
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ले रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड के 1.5 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं, लेकिन उनकी बैटरी की लाइफ कितनी है? 3 साल। 3 साल में गाड़ी हो गई, बैटरी हो गई ख़त्म। और बहुत सारे ब्रांड ये जो हाई वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, इनकी बैटरी की कीमत ही 90,000 रुपीज़ है। तो वो उस टाइम पे कौन 90,000 रुपये डाल करके नई बैटरी लेगा? तो वो इसी सब्सक्रिप्शन पे ही आएंगे जहाँ पे मंथली अपना चार्ज भरेंगे और इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। तो ये कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमें पूरा विश्वास है कि कस्टमर इसे यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अब जैसे मैं बता कि 1.5 लाख की गाड़ी है, तो वो 1.5 लाख की गाड़ी सबसे पहले तो इनको 75,000 रुपये में मिल जाएगी। अब जब 75,000 में मिल गई और सेम चीज़, तो क्यों कोई डबल पेमेंट करेगा? और वारंटी की जगह गारंटी पे कन्वर्ट हो गया। सो इस विज़न के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत पहले ही पूछना था आपसे। तो मैंने आपके स्टेटस में देखा था कि अनुपम खेर, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर आपको अवार्ड दे रहे, फिर शायद बीच में सोनाली बेंद्रे से भी आप अवार्ड ले रहे थे। तो मेरे को ये तब से पूछना था कि कैसा लगता है आपको, एक मतलब आपको पहली खुशी तो हो रही कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपको अवार्ड मिल रहा है, कि आपने इतना अच्छा काम किया है, और जो अवार्ड देने वाला है वो भी उतना ही अच्छा है अपने फील्ड में। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जैसे सेलिब्रिटीज लोग से अवार्ड लेने का? मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि सपने देखो। होता क्या कि हम सपने ही देखना छोड़ देते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो वो चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आज से 5 साल पहले की बात करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता था। मतलब हमें भी ऐसा लगता था कि यार कभी ऐसा टाइम आएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू अपने डोमेन पे दिन रात काम करते रहते हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मिलती है। तो अनुपम खेर जी ने हमें अवार्ड दिया है बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया का अवार्ड, और सोनाली बेंद्रे ने हमें दिया है बेस्ट इलेक्ट्रिक बैटरी इनोवेशन इन इंडिया का अवार्ड हमें सोनाली बेंद्रे ने दिया है। सो ये तो हमें मिला है, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत के राष्ट्रपति भी जो है हमें सम्मानित करेंगे अपने काम के लिए। तो हमें अपने विजन मिशन के लिए कंटिन्यू काम करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज चलो आज तो सक्सेस मिल गई और अपनी जगह पर रुक गए। मेरा मानना है कि अपनी जगह पे कभी भी कोई रुका नहीं जा सकता है। या तो इंसान आगे बढ़ता है या तो पीछे जाता है, रुकना पॉसिबल नहीं होता है। सो रुकना नहीं, हमें ऑलवेज ग्रोइंग, ऑलवेज ग्रोइंग, ऑलवेज ग्रोइंग, यही सोचना है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एंड अगेन मेरे से आपसे एक पर्सनल सवाल करना था, क्योंकि हमारी काफ़ी इंटरेक्शंस हुई है। तो कैसा होता है कि जब आदमी लेट 20s में होता है या 30s में होता है तो वो बिज़नेस के बारे में सोचना चालू करता है कि अब मुझे कुछ खुद का करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे फिर इवेंचुअली 35-40 में चालू कर ही देता है वो। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप पहले काम करते थे, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे बिज़नेस करना है, फिर बिज़नेस किया, कि आपने पहले से ही सोचा कि बिज़नेस कर दूँ? देखिए, बिज़नेस का तो नहीं, ये था कि पैसा कमाना है। सपने बचपन से बड़े थे, कुछ बड़ी चीज़ों को करना है। तो एक जॉब के ज़रिए वो चीज़ें तो नहीं मिल सकती हैं जो हमारे बड़े सपने होते हैं, लोगों के बड़े सपने होते हैं, वो नहीं मिलता है। तो बिज़नेस मैंने पहले तो जॉब किया, बिज़नेस भी किया मैंने, टूर एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस किया था, लेकिन वो फेल हो गया। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मतलब बस वगैरह लिया था, बस चलवाते थे, काफ़ी मेहनत करी उसमें, और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे उसे शट डाउन करना पड़ा और ये सभी चीज़ों को जो है मैंने सेल आउट कर दिया। उस टाइम पे बहुत बुरा लगा क्योंकि जब हम अपना टाइम एनर्जी किसी भी बिज़नेस में देते हैं और वो फेल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे भी लगा। फिर हम लोग वापस स्टार्ट किए, वापस जॉब किया, थोड़ा पैसा जोड़ा, कमाया, और अगेन फिर राफ मोटर्स को स्टार्ट किया। तो एक चीज़ समझ में आती है कि कभी भी ज़िंदगी में बुरा नहीं होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और उस टाइम पे टूर एंड ट्रैवल्स का अगर मैं बिज़नेस चला रहा होता तो आज गाड़ियाँ कैसे बना रहा होता। तो भगवान ने गाड़ियाँ बनाने के लिए भेजा है, अब जो ऊपर वाले का आदेश है वही कर रहे हैं, तो कभी भी बुरा नहीं होता है। अब जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया, तो हम लोगों के प्रोजेक्शन में बस का भी है कि हम 2030 तक जो है तो बस भी बना करके इंडिया में
स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज जो चीज़ें बुरी लग रही हैं वो कल जो है ना वो आपके बेटर के लिए हो रहा है। तो आप कभी अफसोस करो ही मत किसी चीज़ के लिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। डेफिनेटली बिजनेस करना ऐसा कोई थॉट पहले से था नहीं। इंजीनियरिंग के बाद लगभग 16 साल मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया है। अच्छे लेवल पे मैं काम कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, बट वो जो कीड़ा होता है बिजनेस करने का, वो कीड़ा जो है वो एक सच्चे अच्छे और जो अच्छे इंटेंशन से लोग जुड़ते हैं आपके साथ, उनके साथ करने में मज़ा आता है। तो परिवेश जी और मैं हम लोग काफ़ी पहले से दोस्त थे। ऐसा कोई शुरुआत का डिस्कशन नहीं था कि हमें बिजनेस करना है, बट एक बॉन्ड बिल्डअप हुआ, एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और लगा कि साथ कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे। तो ट्रस्ट मी, बिजनेस आप सिर्फ सोच के नहीं करते हो, सिचुएशन वैसी बिल्टअप हो जाती हैं, वो कायनात वैसी बिल्ट हो जाती है कि आपके सपोर्ट में काम करती हैं। तो मेरे लिए जो हमारे को फाउंडर हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं कि ये जो थॉट है मेरे माइंड में डालने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई फाउंडर्स, को फाउंडर्स, एवरीबडी आउट देयर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसमें जो है मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जब ये हाँ जी, बोलिए बोलिए। बिजनेस शुरुआत कर रहे थे तो स्टोरी, हम लोग दोनों ही जॉब कर रहे थे उस समय, और शाम को मिलते थे। जब सुबह तो अपने ऑफिस में निकल जाओ और शाम को ही आदमी, जॉब की लाइफ वही है, सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, शाम को 7 बजे आपकी छुट्टी हो गई। और ट्रेन के, यहाँ बॉम्बे में ट्रेन का ट्रेवल करना ही पड़ेगा, ट्रैवल करके 9 बजे घर पे आओ। जब 9 बजे आओ तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद फिर मिलते थे। यार ये ज़िंदगी कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, तो कुछ तो करते हैं। तो उस टाइम पे हमने ऐसा सोचा कि यार एक बात बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तो उन्होंने बोला 140 करोड़। बोले उस पॉपुलेशन में 140 करोड़ में हम कौन से नंबर पे आते हैं? बोले उसी में आते हैं, नंबर तो अभी कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि एक एक स्टेप करके ना अपने नंबर्स कम करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी फॉर्म करते हैं। तो जब भी बात होगी कि भाई इंडिया में 140 करोड़, लेकिन कितने लोग की कंपनी है खुद की, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका काउंट कम हो जाएगा। 2, 4, 5 करोड़ पे आप आ जाओगे, 10 करोड़ पे आ जाओगे, लेकिन 140 पे नहीं रहोगे। तो हमने कहा पहले ये करते हैं। फिर एक डोमेन सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिक स्कूटर का। इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर की कितनी फैक्ट्री हैं? तब हम 5 करोड़ से 500 पे आ जाएंगे। फिर कितनी ऐसी फैक्ट्री हैं जो महीने के 1000 गाड़ियाँ बेचती हैं? तो हम 5-10 पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने नंबर्स को अपनी इंडस्ट्री में कम करते जाओ। आप 140 करोड़ में कौन से काउंट पे आते हो, उस काउंट को कैसे कम कर सकते हो ये सोचो, और धीरे धीरे उस काउंट को कम करते जाओ और नंबर 1 बनो अपनी इंडस्ट्री के। सो ये सोच करके हमने स्टार्ट किया है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरा नंबर क्या है। सो ये काफ़ी अच्छी बात, एक्चुअली सोचने वाली बात है, बट बुरा भी है। बुरा क्या है इसमें? क्या बुरा है? जिसने जो 140 करोड़ के आबादी में है, जिसने कंपनी खड़ा नहीं किया उसके लिए। बट उससे एक सवाल उठता है कि आपका आउटलुक, जैसे आप यहाँ पे थे, फिर आपने कंपनी खोला, तो आपका लाइफ को लेकर आउटलुक चेंज हुआ है कि सडनली आप यहाँ से आप बोले कि अभी यहाँ से 500 में आ गए, तो आप वो बिज़नेस करने के बाद लोगों का आउटलुक चेंज होता है लाइफ को लेके कि वो सेम ही रहता है? वैसे क्या लगता है? बिजनेस करने वाले मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये जो तू मैं सास बहू वाली, पड़ोसियों से लड़ने झगड़ने वाली, ये सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। आपकी लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आपका फोकस क्लियर रहता है अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर। आपको अंदर से जो है ना ये समझ में आ जाता है, साला मैं इस दुनिया में, इस धरती में पैदा क्यों हुआ हूँ। आपको अंदर से ये फील आता है यार मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, जो भी लोग हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आप इस दुनिया में आपके माँ बाप ने यही करने के लिए भेजा है जो आप कर रहे हो? अंदर से आता है यस तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ढूंढो। वो जो चीज़ होती है ना कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, किसी किसी को 10 साल की उम्र में पता चल जाता है, 20 में पता चल जाता है, किसी को 60 साल में भी पता चलता है। लेकिन जब भी पता चल जाए अपनी उस चीज़ के पीछे लग जाओ। उम्र के पीछे मत जाओ कि अब तो मैं 60 का हो गया, मैं कर नहीं सकता, अब मैं 30 का हो गया, मैं कर नहीं सकता, 40 का हो गया, नहीं, मत जाओ। आपको जिस दिन पता चलता है उसी दिन से उस जगह पे लग जाओ, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसको कल पे मत टालो, आज से ही जीना चालू कर दो। तो ये इंटरव्यू खत्म करके मैं निकल जाऊँ?
अच्छा मैं ऐड करता हूँ। आपको कुछ ऐड करना है? मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि जॉब करने वाला कोई गलत काम कर रहा है। एवरीबडी हैज़ हिज ओन वे ऑफ थिंकिंग। बट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लोग काम करते हैं। एक तो हैं जो थिंकर होते हैं, जो फाउंडर्स ही होते हैं मोस्टली। सेकेंडली होते हैं मैनेजर्स, जो थिंकर्स का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कराते हैं। और तीसरे होते हैं डूअर्स, जो एक्चुअली वो काम करते हैं। तो आपको खुद समझना है, आप थिंकर में हो, आप डूअर में हो, आप मैनेजर में हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज करने में आपकी स्किल है, तो आप डेफिनेटली बिजनेस की तरफ ध्यान दें और कुछ डेफिनेटली आप कर पाएंगे आगे बिजनेस में। तो दिस इज़ आई वांटेड टू कन्वे कि आप जॉब करते हैं उसमें भी कुछ अलग तरीके से करें, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कुछ अलग तरीके से करें। ट्रांजैक्शन में घुसे रहेंगे, आप आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू एवरीवन। लेकिन अगर आप ये पूछें कि जॉब और बिज़नेस में आसान क्या है, तो जॉब करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन वहाँ पे भी लोग प्रेशर में रहते हैं, वो ऑनरशिप नहीं लेते हैं। देखो ग्रोथ जॉब में भी बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि एक ही सैलरी पे, एक ही पोजीशन पे ज़िंदगी गुजार देते हैं 10-10 साल, ग्रोथ ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं जितना बोला गया, उसको भी टाल मटोल करते रहते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बिजनेस इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है कि जब लोग देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं, अरे यार ये तो फॉर्च्यूनर में चल रहा है, मर्सिडीज़ में चल रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो हम लोग अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है हमें। बहुत मेहनत होती है, बहुत पेशेंस रहता है और रिलैक्स की लाइफ नहीं होती है, कभी नहीं होती है। आज आपको लगता है कि आज प्रॉब्लम है, कल इससे बड़ी होने वाली है और परसों उससे भी बड़ी होने वाली है। आप कभी ये मत सोचो कि एक दिन आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं एकदम सही से बैठ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आज की प्रॉब्लम आज से बड़ी ही आने वाली है, हमेशा बड़ी आने वाली है और आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के काबिल बनते जाते हो। आप में ये बिजनेस करने का स्पार्क जो है कहाँ से आया? मतलब पर्सनली आप अगर आप खुद के लाइफ में देखोगे तो ये बिजनेस करने का स्पार्क जो है वो कहाँ से आया? मैं बोल देता हूँ। हाँ। मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ और जब जॉब करना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद स्टार्ट किया, तो लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ता था। पीक आवर्स में लोकल ट्रेन में सफ़र करना इज इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट। खुद में गेम शो बन सकता है वो तो। आप एक अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहन के निकलते हैं, शाइन किए हुए शूज़ पहन के निकलते हैं और जब ट्रेन में आप एंटर करते हो तो आपकी शर्ट कहाँ, आपकी पैंट कहाँ, आपकी जूते कहाँ, आपका लैपटॉप कहाँ, इन सबको सचते संवारते लेके के आपको चलना होता है। तो एक इंसिडेंस मुझे याद है कि आई वॉज ट्रैवलिंग इन ए लोकल ट्रेन और मैं वो डोर पे ही था। तो डोर पे ही मैं खड़ा था और ना तो अंदर जाने मिल रहा था, ना उल्टा अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा था। वो एक मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इज़ दिस द थिंग आई हैव टू डू आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ एजुकेशन, सो मच ऑफ वर्क, सो मच ऑफ थिंग्स अराउंड। क्या इसके लिए मैं बना हूँ? तो आंसर तभी ना मिला और सेम डे इवनिंग मैंने शुक्ला जी से बात किया कि ये थॉट मेरे माइंड में आ जाए और मैं इससे निकलना चाहता हूँ। आई विल नॉट ट्रैवल इन लोकल ट्रेन ईयर आफ्टर लाइक दिस। तो दैट्स हाउ दिस बिजनेस आइडिया क्रॉप्ड अप। The local train motivated you. The Absolutely. great Mumbai local train. Yes. और उस टाइम पे एसी ट्रेन भी नहीं चलती थी। तो अच्छी बात हुई ना वो तो। हाँ। नहीं तो अब शायद बनाते नहीं रहा। नहीं, ऐसी ट्रेन चलती तो भी बनाते। जो चीज़ें होनी होती है वो तो होती है। और बिजनेस की अगर कीड़े की बात करें तो देखो, जिसके सपने बड़े होते हैं, जब आपने अपने सपनों को लिख लिया, प्रॉब्लम आज यहीं पे है कि लोगों को अपने सपने के बारे में पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, और जिसको पता है उसने आज तक लिखा ही नहीं। अगर जिसको पता है उसने लिख लिया तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। 90% चांसेस होते हैं कि वो चीज़ आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, और जो लिखता नहीं है उसको कभी नहीं मिल सकती है। सो हमने सपने देखे, अपने सपनों को लिखा, उसके लिए एक एक दिन काम किया, कैसे उन सपनों को
अपने पास ला सकते हैं। बड़ी चीज़ों को करने से अपने सपने नज़दीक नहीं आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करते जाओ, बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती हैं। सो छोटे छोटे स्टेप लेते गए और स्टिल अभी छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको मतलब इतना परेशान करेंगे कि आप बोलो यार पहले की लाइफ अच्छी थी। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अनुग्रह सिंह जी, वो हमेशा कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार ये बिज़नेस अब नहीं होता है, अब इसको छोड़ के बंद कर दो, ख़त्म कर देते हैं, जो जैसा था पहले वैसे ही कुछ करते हैं, ये मान लो कि वहीं से तो आपकी शुरुआत हो रही है ग्रोथ की। और हर बिजनेस में ये दिन ज़रूर आता है जहाँ पे आपको लगता है कि अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं नहीं कर सकता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, अब मैं पैकअप करने वाला हूँ। 90% लोग ऐसी सिचुएशन पे आकर के पैकअप करके क्विट कर जाते हैं और कुछ भी अपना जो भी है दूसरा काम करने लगते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो लड़ते हैं, करते हैं, अपने काम करने के तरीक़ों को बदलते हैं। अपने जब सिस्टम को बदलते हैं तो चीज़ें दिखनी चालू हो जाती हैं। और ओवर थिंकिंग भी एक प्रॉब्लम है, पहले से मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहना, कर ना पाना, वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सोचते रहते करते कुछ नहीं। करने से ज़िंदगी बदलेगी, सोचने इस बस से नहीं बदलेगी। आपने सोचा, लिखा और उसको करना चालू कर दो। तो हमने उसी स्टेप को फॉलो किया है और कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। बचपन में जो है मेरी क्लास में एक टीचर थी और मुझे क्लास में खड़ा किया और मुझसे पूछी कि एक बात बताओ, एक आँख से अगर तुम्हें 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो 2 आँख से कितना दूर दिखाई देगा? मैंने कहा एक आँख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो 2 आँख से 2 किलोमीटर दिखाई देगा। बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक आँख को बंद करो। तो एक आँख को बंद किया, बोले अभी कहाँ तक दिखाई दे रहा? मैं कहा इतना दिखाई दे रहा। बोले अब दोनों को खोलो। बोलो अब कितना दिखाई दे रहा? जितना एक आँख से दिखाई देता है दोनों आँख से उतना ही दिखाई देता है। अगर आगे की आपको देखना है, आगे बढ़ना है, आगे देखना है, तो आपको अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आपको आगे की मंजिल अपनी दिखाई देने लग जाएगी, आगे के रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे। तो पहले तो आपको जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक चले जाओ। उसके बाद अब इस चीज़ को लेकर के बहुत लोग जो है ये भी बोलते हैं अरे ये नहीं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है ये। आप प्रॉपर प्लानिंग करते जाओगे तो कभी भी परफेक्ट चीज़ नहीं बनती है। पहली बार में कभी भी कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बनती है। जितने भी लोगों ने ये सोचा कि फर्स्ट टाइम में मैं सबसे परफेक्ट कर लूँगा, वो परफेक्ट करने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, शुरुआत ही नहीं होगी उनकी। तो परफेक्शन के पीछे नहीं, आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप परफेक्ट बनते जाओगे। आज आप हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, आज आप ये सोचो कि मेरे अपने वर्ल्ड पूरी लाइफ का मैं सबसे बेस्ट इंटरव्यू लूँगा, तो आज इस इंटरव्यू से आप कुछ सीखोगे और नेक्स्ट इंटरव्यू पे आप उसको ऐड कर दोगे। इस तरीके से आप और परफेक्ट बनते जाओगे। आपके वीडियो क्लैरिटी, एवरीथिंग, सब चीज़ें परफेक्ट बनती जाएंगी। तो जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक चलो, उसके बाद आप आगे का रास्ता ऑटोमेटिक बनता जाता है। अब इनडायरेक्टली बोल रहे कि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता हूँ। आप पानी में कूद जाइए, तैरना सीख जाएंगे। नहीं, एक्चुअली पर्सनली ये इशू हमेशा रहा है कि कुछ भी शुरू करने के पहले हम में से काफ़ी लोग सोचते ऐसे ऐसे ऐसे, करता कोई नहीं है, बस सोच में ख़त्म हो जाती है कि ये मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली। तो मुझे करने वाले लोग पसंद है, सिर्फ सोचते रहने वाले नहीं। अच्छा करो, बुरा करो, करो। बुरा करोगे तभी तो अच्छा कर पाओगे, करोगे नहीं तो ना अच्छा करोगे ना बुरा करोगे। स्टार्ट करो, जैसा भी कर सकते हो स्टार्ट करो। सडनली ये ऐसा इतना मोटिवेशन हो गया कि मैं भूल गया कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते, जो मेरे को लगता है कि हम सब लोगों को जानना है कि आप कमाते कितने हो। नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो नए बिजनेसमैन आने वाले हैं, काफ़ी लोग करके हार चुके हैं, तो इनके लिए आपका मैसेज क्या है? ये जो बडिंग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया है, जो फ्यूचर है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? देखो, हार और जीत जो है ना, डिसाइड करती है आपकी सोच। गेम जब तक चल रहा है, एक बॉल पे अगर 12 रन भी बनाने हैं तो पॉसिबल है अगर आप लास्ट बॉल फेंकोगे तो। अगर आपने सोच लिया ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता,
तो आप पहले ही हार मान लिए तो तब नहीं हो सकता है। लेकिन आपने अगर ये सोचा है कि एक बॉल में मैं 12 रन मार सकता हूँ, तो यस, ट्राई करो, लास्ट बॉल तक खेलो। और जब तक ये कुदरत जो है ना आपको हरा ना दे, कुदरत मतलब कि जब तक हमारी बॉडी है, देखो जब तक हमारा शरीर है तब तक हार नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक चल फिर रहे हैं, तब तक हार नहीं है। आप लड़ते रहिए, गेम में बने रहिए, जीत होगी। गेम से मत आउट हो, गेम में बने रहो। फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है भारत में, एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो एक बिज़नेस सिर्फ एक बिज़नेस नहीं होता, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ नहीं होते, उनकी फैमिलीज़ भी उससे जुड़ी होती है। तो इन सब की प्रेयर्स, इनकी विशेष उस बिज़नेस से जुड़ी होती हैं। और सिस्टम अभी कुछ इस तरह से बना हुआ है कि बॉलीवुड के हीरोज़ को हीरो नहीं माना जाता अभी। एंटरप्रेन्योर या बिजनेसेस के जो लोग होते हैं उनको हीरो माना जाना चाहिए। ये मैंने कहीं एक कोड भी पढ़ा था और मुझे बहुत हद तक ये लगा कि एंटरप्रेन्योर शुड बी कंसिडर्ड द हीरो ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आपने एक सवाल पूछा कि कमाते कितना हो, तो देखो जब कोई बिजनेस करते हैं तो 100% कमाई तो होती ही है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस कमाए हुए पैसे को अपने ऊपर ले लेते हैं, मतलब अपनी फैमिली के ऊपर, या घर खरीद लिया, कुछ भी इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। बिजनेस के पैसे को बिजनेस में लगाओ, अपने खर्चे चलाओ, है ना, जो आपको रेगुलर चीज़ें हैं आप उसको यूज़ करो। लेकिन बिजनेस से पैसा तब तक मत निकालो जब तक वो ऐसा ना बन जाए, बहुत बड़ा ना बन जाए और बहुत अच्छी इनकम ना जनरेट करने लग जाए। तब तक उसमें पैसे डालते रहिए, तभी कुछ बदल पाएगा। निकालना चालू कर दिया तो समझ लो बिजनेस डूबना चालू हो गया। तो निकालना नहीं है, लगाना है बिजनेस में। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम एंड बिजनेस के बारे में इतना सारा बताने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आप तीनों का। मेरे को पर्सनली बहुत सारा मोटिवेशन मिला है, शायद मैं एक कंपनी खोल ही दूँ, आपको पता नहीं। हाँ, anyway, 140 करोड़ में आप अपना नंबर जरूर हाँ, लिख लो, जरूर, कौन से अब तो नंबर में मुझे आते लग हो रहा है आप। मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। बट या जोक्स अपार्ट, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस दिस इनसाइट्स। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। Thank you. Thank you so Thank much. you. And cut.